Hello viewers, I welcome you all in our new video which is regarding determination of residential status of assessees और person, जिसमें हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं ये अपनी लास्ट वीडियो में समझ लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF is determined. What is HUF? Hindu Undivided Family, a form of business organization which exists in India. There are two parts of it. First is Daya Bhaga and Mitakshara. I hope you know basics about HUF. अगर आपको HUF के बारे में बेसिक जानना है you can comment down below. We'll make a separate video on it. For the time being, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हम रेसिडेंशियल स्टेटस HUF का डिटरमाइन करेंगे. इट गोज सेम लाइक हमने इंडिविजुअल का कैसे डिटरमाइन किया था. पहले तो एक इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, बेसिक कंडीशन विच ही सेटिस्फाइज. अगर वो बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है. अदरवाइज अगर वो एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेसिक कंडीशन तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. फिर रेसिडेंट बनने के बाद या तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा. उसके लिए एडिशनल कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन थी जो इंडिविजुअल, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा एडिशनल कंडीशन को, उसको हम ROR बोलेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. और जो दोनों नहीं सेटिस्फाई कर पाएगा उसको हम RNOR बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. उसमें कुछ एक्सेप्शन भी थी, हमने 3 एक्सेप्शन पढ़ी थी. आई होप आप पिछली वीडियो को देख के आए हुए हैं. तो अब हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस को कैसे डिटरमाइन करते हैं. सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, इधर इट कैन बी रेसिडेंट, मतलब एक HUF भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इंडिविजुअल की तरह या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. रेसिडेंट होने के बाद या तो वो ROR हो सकता है या RNOR होगा डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस दैट इट सेटिस्फाई. तो रेसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है? फॉर बीइंग अ रेसिडेंट, फॉर बीइंग अ रेसिडेंट दी HUF needs to satisfy this condition. कंडीशन क्या है? The control and management of affairs of HUF are partially or fully situated in India. तो एक HUF रेसिडेंट कब बनेगी? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडिया में. किस तरीके से सिचुएटेड है? मतलब पार्शियली भी चलेगा, अगर पार्शियली भी उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया में सिचुएटेड है तो भी हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे. फुली सिचुएटेड है तो भी हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे. तो नॉन रेसिडेंट कब हो गए एक HUF? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स फुली इंडिया के बाहर है, तब ही हम उसको बोलेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है. अगर इंडिया में पार्शियली भी आ गया उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो हम उसको बोलेंगे कि इट क्वालिफाइज, दिस HUF क्वालिफाइज एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि उससे रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं, जो लोग उन डिसीजंस को लेते हैं, द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग हायर लेवल डिसीजंस वेयर दे आर सिचुएटेड. इफ दे आर सिचुएटेड पार्शियली इन इंडिया एंड पार्शियली आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स दैट HUF इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर वो फुली इंडिया से बाहर सिचुएटेड है देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड दैट द HUF इज नॉन रेसिडेंट. तो हमने ये पता कर लिया कि HUF रेसिडेंट कब कहलाएगा? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया में पार्शियली या फुली सिचुएटेड है तो हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे. अगर इंडिया के बाहर है फुली तो नॉन रेसिडेंट. अब आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट
HUF is either resident or non-resident, we have to look for whether the HUF is resident and ordinarily resident or resident but not ordinarily resident. मतलब resident पता करने के बाद हमें ये पता करना होगा कि ROR है एक HUF या RNOR है. उसके लिए क्या कंडीशन है? सेम इंडिविजुअल की जो एडिशनल कंडीशंस थी दो, कौन कौन सी थी? लेट मी रिकॉल इट टू यू. सबसे पहली कंडीशन क्या थी? दैट एन इंडिविजुअल शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 years आउट ऑफ 10 years विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. मतलब एक इंडिविजुअल को हम ROR कहने के लिए जो पहली एडिशनल कंडीशन थी वो क्या बोलती थी कि अगर एक इंडिविजुअल इंडिया में 2 साल तक, कम से कम 2 साल, कितने सालों में से? 10 सालों में से, पिछले रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के 10 सालों में से 2 साल में इंडिया का रेसिडेंट रहा हो. इंडिया का रेसिडेंट होना मतलब उसने बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई की हो, कम से कम 2 साल पिछले 10 सालों में से, तब हम उसको बोलते थे कि वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एडिशनल वाली. तो वही यहां पे भी एडिशनल कंडीशन है ROR के लिए. तो for being ROR, HUF has to satisfy the both additional condition given below. पहली एडिशनल कंडीशन क्या है? दैट द कर्ता. अब यहाँ पे हम HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं ना, तो अब हम वहाँ पे तो देखते थे कि इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट रहा हो 2 साल पिछले 10 सालों में. यहाँ पे हम HUF का तो देख नहीं सकते क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है. उसको जो मैनेज करने वाला रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता. तो यहाँ पे हम ROR और RNOR देखने के लिए हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे? कर्ता का देखेंगे कि अगर कर्ता इंडिया में पिछले 10 सालों में से 2 साल तक रेसिडेंट रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो फॉर बीइंग ROR, HUF हैज टू सेटिस्फाई द बोथ एडिशनल कंडीशन, मतलब इन दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो ROR है. पहली कंडीशन क्या है? दैट द कर्ता should be resident of India for at least 2 years, out of 10 years. 10 साल कहाँ से? Out of 10 years immediately preceding the relevant previous year. तो ये पहली कंडीशन है. एडिशनल कंडीशन में जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है कि कर्ता इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. कितने सालों तक? कम से कम 2 साल. कितने सालों में से? इमीडिएटली रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली पिछले 10 साल. हाँ, प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? जो हमारे असेसमेंट ईयर का जस्ट पहले वाला ईयर होता है, वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया. अब उससे पिछले 10 सालों में से कम उसने 2 साल रेसिडेंट की वाली कंडीशन सेटिस्फाई की हो, यानी वो बेसिक कंडीशन होती है रेसिडेंट होने की, उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई की हो, तो हम बोलेंगे कि वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एडिशनल वाली. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है दैट ही शुड बी, मतलब द कर्ता शुड बी. कर्ता शुड बी physically present in India
for at least 730 days. 730 days out of 7 years. Immediately preceding the relevant previous year. सेम जो एडिशनल कंडीशन इंडिविजुअल की थी वही ये भी है। पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दिया उसने तो भी हमें चेक करना है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकेंड वाली भी होनी चाहिए। सेकेंड वाली क्या बोलती है, कर्ता को हम देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस कि वो इंडिया में अगर 730 दिन रहा है पिछले 7 सालों में, पिछले 7 सालों में कहाँ से, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 7 साल में अगर वो इंडिया में 730 दिन फिजिकली प्रेजेंट रहा है तो हम बोलेंगे कि वो एडिशनल कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी HUF करता इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ROR कहलाएगा। जो एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है वो RNOR हो जाएगा। मतलब दोनों सेटिस्फाई करना है, अगर दोनों सेटिस्फाई हुई तो ROR कहलाएगी वो HUF, अदरवाइज RNOR। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा। रेसिडेंट बनने के लिए HUF को सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दैट द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द HUF मस्ट बी होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया ओनली। ये बिल्कुल सिंपल सिचुएशन है। तो नॉन रेसिडेंट कब होगा एक HUF, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली सिचुएटेड हो आउट ऑफ इंडिया। नाउ once after deciding that this HUF is resident of India, we have to look for whether the resident HUF is ROR or RNOR. Now for deciding an HUF or determining the residential status of an HUF, whether it is ROR or RNOR, we have to look for the two additional conditions, a HUF which satisfies both the additional condition। जो HUF इन दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो ROR बन जाएगा, और जो दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है वो RNOR बन जाएगा। That's it for HUF. Now we'll discuss about how the residential status of a firm is determined. तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म ऑब्लिक AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो अभी तक हमने सीखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे डिटरमाइन करते हैं, देन HUF का कैसे डिटरमाइन करते हैं। HUF में हमने ये सीखा कि HUF रेसिडेंट कब होगा, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्शली इंडिया में सिचुएटेड होगा, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है देन हम उसको बोलेंगे वो नॉन रेसिडेंट है। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि वो रेसिडेंट है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, या RNOR है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके लिए हमने क्या देखना है, जो इंडिविजुअल वाली एडिशनल 2 कंडीशंस थी जो हम ROR के लिए और RNOR के लिए चेक करते थे इंडिविजुअल के केस में, सेम हम यहाँ पे कर्ता के लिए वो पहले चेक करेंगे कि कर्ता इंडिया में 2 साल तक रेसिडेंट रहा है। 2 साल कितने में से, पिछले 10 सालों में से, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में से इंडिया में 2 साल वो रेसिडेंट रहा हो कम से कम। और सेकंड कंडीशन है एडिशनल वाली कि वो कर्ता फिजिकली प्रेजेंट हो इंडिया में फॉर 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में कम से कम 730 दिन उसका फिजिकली प्रेजेंस हो इंडिया में, तब हम मानेंगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और उसको ROR बोलेंगे। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो RNOR कहलाएगा वो HUF। देन आते हैं हमें फर्म पे। फर्म का भी सेम है, हिसाब किताब है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो बेसिक डिफरेंस है HUF और फर्म के रेसिडेंशियल स्टेटस में वो समझते हैं कि एक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म या AOP, मतलब एक फर्म या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी, इसका और कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं है। यानी एक फर्म ROR या RNOR नहीं हो सकती, उसके लिए हमें कोई डिटरमाइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि फर्म या तो रेसिडेंट होगी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, नहीं करती है तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। तो उसकी कंडीशन क्या है सबसे पहले देखते हैं। So the condition for a firm to be a firm or AOP for being a resident is
अ फर्म और एओपी इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। हम उनको रेसिडेंट कब बोलेंगे? इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, सेम है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर होली और पार्शियली सिचुएटेड कहाँ पे हो? इंडिया में हो, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के लिए हमें उनका रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर रहा है, उस प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे कि उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली या पार्शियली अगर इंडिया में सिचुएटेड है, then that firm or that association of persons will be called as resident of India. Otherwise, if they don't satisfy this condition, that means their control and management of affairs is wholly situated outside India, तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। अगर उनका होली या पार्शियली इंडिया में सिचुएटेड है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, तो हम बोलेंगे कि वो फर्म या एओपी रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई ऐसा बहुत ट्रिकी बात नहीं है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग होती कहाँ है? वो इंडिया में होती है, पार्शियली इंडिया में होती है, पार्शियली इंडिया के बाहर होती है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इनका रेसिडेंशियल स्टेटस फर्म का। तो अगर होली और पार्टली इंडिया है, पार्शियली इन इंडिया है, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट दैट फर्म और यूपी, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट। तो ये पहली लाइन आई होप आपको समझ में आई होगी, दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है इनका रेसिडेंशियल स्टेटस। सेकेंड, अ फर्म और एओपी कैन नॉट बी आरओआर और एनओआर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे, ये आरओआर और आरएनओआर में सब क्लासीफाई नहीं किया जाता इनको, ठीक। नेक्स्ट, द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनर्स ऑब्लिक मेंबर्स आर नॉट रेलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एओपी। मतलब एक फर्म पार्टनर से मिलके बनी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का तो मतलब ही है कि वहाँ पे कई सारे लोग मिलके उस एसोसिएशन को चला रहे हैं। तो अब उनका जो इंडिविजुअल लेवल पे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है इन डिटर्मिनेशन ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एओपी। हम फर्म और एओपी का जब रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें उनके पार्टनर्स के इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई रेलेवेंस नहीं है। हम सीधा सीधा फर्म का कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स देखेंगे कि वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेसिडेंट है, वो फर्म हो या एओपी। देन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मीन्स de facto control and management and not merely the right to manage or control. What does this means? De facto मतलब क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि वेदर यू आर लॉफुली एंटाइटल्ड टू समथिंग और नॉट, बट यू आर एक्सेप्टेड एज। मतलब अगर आप लॉ के टर्म्स में अगर आपके पास कंट्रोल है हो या ना हो, लेकिन आपको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है कि कंट्रोल आपके पास है, तो वो उस कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक्चुअली में कंट्रोल है, आप कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ राइट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैं अगर किसी फर्म का फाउंडर हूँ, मैंने अपने राइट को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, राइट दे दिया कि हाँ मेरी जगह ये डिसीजन लेगा, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है डिसीजन मेकिंग के लिए? मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो डी फैक्टो कंट्रोल किसका हुआ? मेरा हुआ। इन दैट केस मेरा कंट्रोल देखा जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इसका ये है कि डी फैक्टो कंट्रोल होना चाहिए, ना ही कि मेयरली राइट टू कंट्रोल और मैनेज दी फर्म और एओपी। So that's all about residential status of firm and AOP, and we have already understood how to determine the residential status of individual and HUF in our previous videos. So you can refer that videos. Then after you can easily understand the concept of residential status of firm oblique AOP. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF पढ़ा इस लेक्चर में, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ पर्सन ऑफ हुम रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ टू बी डिटरमाइंड कंसिडरिंग योर कोर्स। सो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले जैसे कि हमने फर्म और AOP में समझा था कि एक कंपनी भी या तो रेसिडेंट हो सकती है या नॉन रेसिडेंट होगी। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो नॉन रेसिडेंट होगी। कंपनी ROR या RNOR नहीं होती है। तो सबसे पहले जो हम डिसाइड करेंगे कि एक कंपनी को हम कब रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है।
तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, कंपनी वुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ एक कंपनी एक इंडिया की रेसिडेंट कहलाएगी किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर वो एक इंडियन कंपनी है। सेकंड, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसको हम पोयम बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन इंडिया। या तो वो एक कंपनी को अगर रेसिडेंट बनना है इंडिया का तो या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है, इंडियन कंपनी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले कंपनीज एक्ट 1956 में इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 एज फार एज आई रिमेंबर। सो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन तो ये है कि जो इंडिया के इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई हो इंडिया के अंदर, उसको हम इंडियन कंपनी बोलते हैं। तो फॉर बीइंग अ रेसिडेंट अ कंपनी हैज टू बी एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट नीड्स टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन अ प्लेस वेयर की मैनेजरियल and commercial decisions, key managerial management decisions and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made। मतलब की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजन का मतलब क्या है कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें जो लोग हमारे हायर लेवल के डिसीजंस लेते हैं कि हम किस बिजनेस को परस्यू करने वाले हैं, या अगर हम कोई बिजनेस परस्यू कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग लॉस इन इट, वेदर वी नीड टू डाइवेस्ट फ्रॉम इट, हमें उस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए टू मेक इट प्रॉफिटेबल। सो जो हायर लेवल के डिसीजन होते हैं, व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट्स आर वी गोइंग टू एंटर इनटू एंड व्हाट मार्केट्स आर वी गोइंग टू एक्सप्लोर न्यूली। सो ये सारे जो डिसीजंस है ये की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस कहलाते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है। तो हमें जब चेक करना है कि ये कंपनी रेसिडेंट है या नहीं है तो हम पहले चेक करेंगे क्या वो इंडियन कंपनी है। अगर उसका जवाब हाँ आता है दैट मीन्स इट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन अगर हमें उसका जवाब नहीं मिलता है तो हम देखेंगे कि क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। देन मैंने अभी बताया कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस, टॉप लेवल हायर लेवल डिसीजन जो कि आपके कंपनी के जिनित को, जो कि आपके कंपनी के बेस को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो ऐसे टॉप लेवल के डिसीजंस, उनको हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस बोलते हैं। वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है तो हम बोलेंगे कि वो कंपनी जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है दैट मीन्स दैट कंपनी इज नॉन रेसिडेंट। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू भी ये समझा देता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। मैं इसको रब कर रहा हूँ। जब हमें डिटरमाइन करना है कि एक कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, इज द कंपनी एन इंडियन कंपनी। इसका दो जवाब आ सकता है, या तो इसका जवाब आएगा यस या तो इसका जवाब आएगा नो। अगर यस आता है तो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर यस जहां आया इट मीन्स द कंपनी इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे कुछ नहीं चेक करना, सीधा व्हाट विल वी कंक्लूड फ्रॉम द फैक्ट, if the company is Indian company that the company is resident of India, as simple as that. And what if we encounter that the answer that we got from this question is no, कि वो जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी नहीं है, तो हम अगली कंडीशन को चेक करेंगे, इज द पोयम। पोयम क्या होता है मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सिचुएटेड इन इंडिया, situated in India। इस केस में भी दो चीज़ हो सकती है, या तो इसका जवाब यस आएगा
यस जहाँ आता है हमें पता है कि अगर इसका जवाब यस आया मतलब उसका पोयम इंडिया में सिचुएटेड है तो वो कंपनी क्या होगी, रेसिडेंट होगी। अगर हमें उसका जवाब मिलता है नहीं, नो, व्हाट डज दैट मीन, द कंपनी इज नॉन रेसिडेंट। आई होप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझने में इजी हुआ होगा कि हमें कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए दो क्वेश्चंस पूछने हैं सिंपली। फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे कि द कंपनी इज इंडियन कंपनी और नॉट। दो आंसर मिल सकते हैं, या तो यस या तो नो। कंपनी अगर इंडियन कंपनी है दैट मीन्स द कंपनी इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका आंसर ये होगा। अगर आपको नो मिलता है उसका जवाब तो आप अगली सिचुएशन चेक करोगे, कंडीशन चेक करोगे कि जो कंपनी है उसका पोयम, व्हाट डज पोयम मीन्स, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है उसका दो जवाब मिल सकता है, यस या नो। अगर हाँ इंडिया में सिचुएटेड है दैट मीन्स द कंपनी इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में सिचुएटेड नहीं है दैट मीन्स द कंपनी इज नॉन रेसिडेंट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा एंड दैट्स इट फॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ असेसीज। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव अहेड टू द अदर टॉपिक दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स अ लॉट फॉर watching this video. Do give this video a like and share it with your friends. Hit the bell icon so that our updates reach you timely, and please subscribe our channel. Thanks a lot.